डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भाषा को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति, महायुति गठबंधन में भी टकराव। विपक्ष ने कहा जल्दबाजी की गई। महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है, दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। परमाणु समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है दूसरे दौर की वार्ता। ईरान ने कहा अमेरिका के इरादों पर है संदेह। ما با به هر حال جدیت لازم شرکت کردیم. نیت ما होंगी खेल की भी खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। महाराष्ट्र की राजनीति में नए बदलाव के संकेत। 19 साल बाद फिर साथ आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। एक इंटरव्यू में बोले राज ठाकरे, हमारे बीच मतभेद नहीं, महाराष्ट्र का हित सबसे पहले। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे। दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में फिर भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में 5.8 की तीव्रता से हिली धरती। बांग्लादेश में हिंदू नेता की पीट पीट कर हत्या, घर से उठाकर ले गए थे बदमाश। भारत बोला बांग्लादेश बिना भेदभाव के सभी धर्मों के लोगों की करे हिफाजत। अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हुई। इटली के रोम में मिले दोनों देश के नेता। ईरान को अमेरिका के इरादों पर शक। और अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय, चीनी छात्र दूसरे नंबर पर। विदेश विभाग ने दिया छात्रों को जल्दी देश छोड़ने का आदेश। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। तमिलनाडु में अभी त्रिभाषा फॉर्मूले पर विवाद चल ही रहा था कि अब महाराष्ट्र में भी ये विवाद सतह पर आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान आ गया है। विपक्षी दल इसे मराठी अस्मिता और संघीय ढांचे के मुद्दे के रूप में भुना रहे हैं, तो दूसरी ओर महायुति सरकार का नेतृत्व करने वाली बीजेपी के सामने कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। आने वाले दिनों में बीएमसी समेत सभी जगह निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए महायुति गठबंधन के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का जो फैसला किया है, उसने राज्य की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। ये फैसला भले ही शिक्षा नीति से जुड़ा है, लेकिन इसके नाम पर मराठी अस्मिता, संघीय ढांचे और आगामी निकाय चुनाव की पूरी बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस फैसले की घोषणा करते समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के साथ साथ हिंदी जानने की जरूरत पर भी जोर दिया। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा। ये फैसला राज्य की महायुति सरकार ने लिया है, जिसमें बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी भी शामिल है। लेकिन हिंदी को अनिवार्य बनाने की वकालत शिंदे और अजीत पवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। मनसे नेता राज ठाकरे ने जिस तरह से इसके खिलाफ आंदोलन करने और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने की बात कही है, उसने शिंदे के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। मनसे नेता केतन नाइक कहते हैं, आज हमने जो जीआर प्रसारित किया गया था, उस जीआर की हमने जला के उसकी होली करके हमने सरकार को ये एक आह्वान दिया है, इस चीज को आप वापस ले लीजिए, ताकि ये चीज, इसका मतलब हिंदी की सख्ती हम पे की जानी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा की जानकारी ना होने की वजह से आज तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। कहते हैं ना, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी चल रही है, तो जैसे ऊपर से आदेश आता है ये मान लेते हैं। मराठी का स्वाभिमान जिस पे इनके पक्ष खड़े हुए, ऐसा इनका कहना है, लेकिन आज जब मराठी को इस तरह से सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी जा रही है, तभी आवाज नहीं उठा रहे। अगर आने वाले समय में ये सख्ती से अगर हम पे फोर्स करना चाहेंगे तो आंदोलन तीव्र होगा।
दरअसल शिवसेना की नींव ही मराठी मानूस के नाम पर पड़ी थी, इसलिए एकनाथ शिंदे की उलझनें काफी बढ़ गई हैं। मनसे के अलावा उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे कहते हैं, पहली बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो सख्ती करने जा रहे हैं मंत्री महोदय हिंदी की या तीसरी भाषा की या पहली से, तो क्या पहली कक्षा में वो विद्यार्थी इतना लोड ले पाएंगे, इतना बोझ ले पाएंगे कि आप जस्ट अब क या एबीसी या क ख के बाद तीसरी भाषा सिखाने जा रहे हो? जो विद्यार्थी अभी अभी स्कूल में जाने लगा है, क्या उस पर इतना बोझ डालोगे आप कि तीन भाषा उसे सख्त हो सकती है, उसे सख्ती हो सकती है? तो मराठी में पहले से हो, ये तो हमारी मांग रही है और वो है, तो उसमें कोई वाद की बात नहीं है, विवाद की बात नहीं। वहीं एनसीपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कहती हैं, मेरे ख्याल से मैंने पहले दिन जब जीआर आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था, ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि एसएससी बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। मैंने पहले दिन भी विनती की थी कि असर का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की जरूरत है। त्रिभाषा नीति पर बहस सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी दक्षिण भारतीय राज्यों पर हिंदी थोपने का आरोप लगा चुके हैं। महाराष्ट्र में भी यही माहौल बनता दिख रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों पर हिंदी भाषा थोप रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उभर कर आ रहा है कि भाषा को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद की वजह से हिंदी भाषा को भी विवादित बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति और भी दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी के सामने जहां दुविधा है कि वो मराठी का पक्ष ले या हिंदी का, तो सरकार के सहयोगियों के सामने और भी बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस के सामने भी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। इस मुद्दे पर मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन से और पूछा कि राजनीतिक दुविधा सबसे ज्यादा किसके सामने है और क्यों। जी, और ये तब हो रहा है जब बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, और बीएमसी के चुनाव कहाँ होने हैं? मुंबई और ठाणे में। इन दो जगहों पे तो भाषा का जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, वो मैक्सिमम है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और इसने क्या किया कि इसने अपोजिशन को यूनाइट कर दिया। कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया कि वो मराठी भाषा के साथ में है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए इस मामले पे। और धर्म संकट में बीजेपी है और धर्म संकट में पड़ेंगे शिंदे गुट की शिवसेना भी, क्योंकि वो कैसे हिंदी का पक्ष करेंगे। उनकी तो कंस्टिट्यूंसी मराठी स्पीकिंग लोगों की है, बोलते भी वो मराठी हैं। तो ये बीएमसी के चुनाव के पहले एक ये नया ध्रुवीकरण पैदा हो गया, जिसका असर निश्चित तौर पे वो होगा। और बीएमसी के चुनाव, क्योंकि बीएमसी इतनी बड़ी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका सालाना बजट कई स्टेट के बजट से भी ज्यादा है, तो इसलिए इस पर निगाहें हैं। और उसमें ये भाषा विवाद अगर आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके हिंदी को मैंडेटरी अगर कर रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे इसका ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा बीएमसी के चुनाव के लिए। एक चीज इसमें और प्रशांत जी की, जो आपने कहा कि शिंदे के लिए भी धर्म संकट है, बीजेपी को तो चलिए दूसरे स्टेट में दिक्कत होगी, और ये अगर हिंदी का सपोर्ट करते हैं वहां पर और मराठी और हिंदी को लेकर जिस तरह वहां बात चलती है, तो क्या, और जैसे मनसे अब रुख दिखा रही है कि वो मिल सकते हैं शिवसेना के साथ, यानी उद्धव ठाकरे गुट के साथ, तो क्या ये शिंदे का गुट भी आकर या पूरी शिवसेना क्या एक साथ मिल सकती है? इसकी संभावना बनती कहीं से दिखाई पड़ रही है? देखिए, संभावना तो पॉलिटिक्स में हमेशा रहती है, राजनीति में, लेकिन देखिए इसका एक पृष्ठभूमि है। नारा है मराठी मानुस। मराठी मानुस महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नारा है। बाल ठाकरे की शिवसेना मराठी मानुस के ही नारे बनी थी। महाराष्ट्र भी मराठी मानुस के ही नारे में बना है। आपको याद होगा कि 50 के दशक तक बॉम्बे स्टेट था, जिसका गुजरात और कर्नाटक कुछ हिस्सा पार्ट था। उसके बाद आंदोलन हुआ है, पूरे मराठी स्पीकिंग क्षेत्रों में आंदोलन हुआ। मुंबई, उस वक्त का बॉम्बे, उसका केंद्र था, और 60 के दशक में गुजराती स्पीकिंग को लेकर गुजरात बना, मराठी स्पीकिंग को लेकर कर्नाटक और बॉम्बे स्टेट के हिस्सों से महाराष्ट्र का जो है स्थापना हुई।
तो 1960 में महाराष्ट्र जब बना है तो भाषा के आधार पर बना है, और उसके कुछ ही साल बाद जो है वो शिवसेना का गठन होता है। तो मराठी मानुस महाराष्ट्र में अगर नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा, और वो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है। और पूरी दुनिया में आप देखें और भारत में भी आप देखें, भाषा अगर ध्रुवीकरण का एक जरिया है या एकता का जरिया है तो वो धर्म से ज्यादा बड़ा है। क्या यूरोप में आप देख ले, सारे मुल्क ईसाई हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले, लेकिन भाषा के आधार पर मुल्क बटे हुए। हमारे देश में भी तमिल बोलने वाला भी हिंदू है और बंगला बोलने वाला भी हिंदू है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटका में, मलयालम बोलने वाले केरला में रहते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो बड़ा ध्रुवीकरण का वो जरिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मुश्किल में है कि ये ध्रुवीकरण, भाषा के ध्रुवीकरण में हिंदुत्व नहीं चलता, फिर रिलीजन पीछे हो जाता है। तमिलनाडु की राजनीति में देख लीजिए, कहीं की राजनीति में देख लीजिए। इसलिए मैं यूरोप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सब ईसाई हैं लेकिन भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। भारत में सभी हिंदू हैं लेकिन भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। तो धर्म की राजनीति भाषा की राजनीति से आगे नहीं निकल सकती है। और ये चीज जो आपने कहा कि बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको हिंदी स्पीकिंग राज्यों में दिक्कत होगी अगर वो हिंदी का विरोध करती है और मराठी का विरोध करती है तो वहां पर। अब ये दिक्कत तो कांग्रेस के साथ भी है कि अगर वो क्या करती है, क्या स्टैंड लेती है, अगर वहां पर हिंदी का विरोध कर रही है तो उसको भी ये और जगहों पर दिक्कतें होंगी, खासतौर पर जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया है। देखिए, बीजेपी का तो नारा ही है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कांग्रेस का नारा नहीं है। दूसरे की आज जो बीजेपी की सरकारें हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को छोड़ दें, अगर जो मध्य भारत की या उत्तर भारत या दक्षिण की जो सरकारें हैं, उनमें कितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं जो कि गैर हिंदी भाषी, एक महाराष्ट्र को छोड़ के जहाँ बवाल है। तो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो हिंदी के इर्द गिर्द है। उनकी 90% सीटें भी हिंदी बेल्ट से ही आती हैं। कांग्रेस का विस्तार है, कांग्रेस की कर्नाटक में भी सरकार है, कांग्रेस की तमिलनाडु में भी मिलीजुली सरकार है। तो कांग्रेस केरल में सरकारों में रही है, कांग्रेस पौंडीचेरी में सरकारों में रही है कांग्रेस। तो वहाँ कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय जिसको कहे कि पहचान है। और कांग्रेस पार्टी ने, जहाँ तक मुझे ख्याल है, कि भाषा की राजनीति कभी नहीं की। बीजेपी ने भाषा की राजनीति की है, इसलिए बीजेपी को दिक्कत होगी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन। और इस बीच महाराष्ट्र में एक और बवाल चल रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक जैन मंदिर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट के कांबलीवाड़ी में 30 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को तोड़ दिया था। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम ने मंदिर को नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ जैन समाज ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर 17 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। लेकिन बीएमसी की टीम ने सुनवाई से पहले ही मंदिर को ढहा दिया। जैन समाज के लोग बीएमसी की इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं और इसके खिलाफ जैन समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद 12 घंटे से ज्यादा समय तक बचाव और राहत कार्य चलाया गया। इमारत में करीब 30 लोग रहते थे। बताया जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से इमारत ढह गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है
उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। इस बीच दिल्ली के मेयर महेश खींची ने इस घटना को लेकर एमसीडी कमिश्नर को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेयर ने संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका के इरादों पर संदेह है, लेकिन इसके बावजूद वो बातचीत करेगा। ईरान रूस से भी मशविरा कर रहा है। मध्यस्थता कर रहे ओमान के शासक भी रूस पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ है आराधना। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर पहले दौर की वार्ता ओमान में हुई थी, जिसके बाद दूसरे दौर की बातचीत इटली की राजधानी रोम में ओमान के दूतावास में हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की ये बातचीत ओमान के विदेश मंत्री हम्माद अल बुसैदी की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत 12 अप्रैल को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी। इस वार्ता को दोनों देशों ने रचनात्मक बताया था। साल 2018 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। उसके बाद ये पहला मौका था जब दोनों पक्षों के बीच इतने उच्च स्तर पर बातचीत हुई हो। इसी साल मार्च में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने का आमंत्रण दिया। साथ ही कूटनीतिक कोशिशों के नाकाम रहने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की भी चेतावनी दी। वहीं अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान रूस को भी भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का संदेश लेकर मॉस्को पहुंचे थे। अरागची का कहना था कि ईरान एक सद्भावपूर्ण वातावरण में सम्मानजनक समझौता चाहता है। अरागची कह रहे थे कि परमाणु मसले को लेकर हम हमेशा अपने दोस्तों चीन और रूस के साथ करीबी सलाह मशविरा करते हैं। पहले चरण में अमेरिका की ओर से थोड़ी गंभीरता नजर आई थी, लेकिन हमें अमेरिकी पक्ष की मंशा पर गंभीर संदेह है। फिर भी हम वार्ता करेंगे। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास किसी प्रस्ताव पर वीटो लगाने का अधिकार है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते में रूस की अहम भूमिका हो सकती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है, लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन फैंस को निराश कर रहा है। फ्रेंचाइजियों ने इन पर करोड़ों रुपए लगाए, मगर ये सितारे अब तक चमक नहीं पाए हैं। आइए ऐसे 5 खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इनमें सबसे पहला नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत का, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लखनऊ ने उन्हें 27 करोड़ में खरीदा था, लेकिन पंत के लिए ये सीजन बुरा साबित हुआ। 7 मैचों में 17.17 की औसत और 100 से थोड़ी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने सिर्फ 103 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 63 रनों की पारी उनकी एकमात्र उल्लेखनीय पारी रही। इसके साथ ही साथ उनकी कप्तानी भी सवालों के घेरे में है। पंत के बाद जो दूसरा नाम है वो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने 16 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला इस सीजन में शांत है। 6 मैचों में उन्होंने सिर्फ 82 रन बनाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्कोर 26 रहा। 5 बार टीम को चैंपियन बनाने वाले रोहित के इस प्रदर्शन से मुंबई की मुश्किलें बढ़ी, जो 7 में से 4 मैच हार चुकी है। इस लिस्ट में तीसरा नाम वेंकटेश अय्यर का है, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, मगर 7 मैचों में उन्होंने 24.5 की औसत और 155.05 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 121 रन बनाए। उनका बेस्ट प्रदर्शन
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 60 रनों का रहा, लेकिन बाकी मैचों में उनका भी बल्ला खामोश रहा। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में पहला नाम ग्लेन मैक्सवेल का है, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 4.2 करोड़ रुपए में रिटेन किया, लेकिन इस विस्फोटक बल्लेबाज के बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे हैं। मैक्सवेल 6 मैचों में केवल 41 रन ही बना पाए हैं और औसत सिर्फ 8.20 का है। मैक्सवेल का ये फॉर्म पंजाब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का प्रदर्शन भी पंजाब किंग्स को परेशान कर रहा है। मार्कस स्टोइनिस को पंजाब ने 11 करोड़ में खरीदा, लेकिन 6 मैचों में उन्होंने केवल 66 रन बनाए। हैदराबाद के खिलाफ 11 गेंदों में 64 रनों की पारी उनकी एकमात्र उल्लेखनीय पारी रही। गेंदबाजी में भी वो विकेट नहीं ले पाए, जिससे उनकी उपयोगिता पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये खिलाड़ी भले ही अब तक फॉर्म में नहीं दिख पाए हों, लेकिन आईपीएल में वापसी का मौका हमेशा बना रहता है। क्या ये सितारे अगले मैचों में चमक पाएंगे? फैंस को इस बात का बेसब्री से इंतजार है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। दुनिया के तमाम विकसित देशों की तरह भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज कितना सफल हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे तमाम उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षाओं में घूम रहे हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सबसे अहम पड़ाव था अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजना। इस बात को आज 50 साल हो गए। अपने देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में बता रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। वह 1971 का साल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास रूस यानी उस वक्त के सोवियत संघ की तरफ से वहां के राजदूत के जरिए एक संदेश आया। इसमें यह पेशकश की गई कि सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेज भारत के पहले उपग्रह के लॉन्च में मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले भारत अमेरिका की मदद से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। दरअसल अमेरिका के मल्टी स्टेज रॉकेट स्काउट लॉन्च व्हीकल को पहले ज्यादा किफायती और भरोसेमंद माना जा रहा था। इसरो के वैज्ञानिक इसकी संभावना तलाशने में लगे थे कि आखिर किस रॉकेट के जरिए अपने पहले उपग्रह को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद होगा। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां चाहती थीं कि भारत उनकी मदद से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। आखिरकार इंदिरा गांधी ने इसरो वैज्ञानिकों से गहन विचार विमर्श के बाद रूस के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और फिर 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आया। 19 अप्रैल 1975 को रूस के एक बंजर से दिखने वाले अस्त्रखान ओब्लास्ट में रॉकेट थ्रस्टर्स धधक उठे। एक पॉलीहेड्रॉन आकार का विशाल ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में रवाना हुआ। यह आर्यभट्ट था, भारत का पहला मानव रहित उपग्रह। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत दुनिया का 11वां ऐसा देश बन गया जिसने अपना उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा हो। यह हमारा वही पहला आर्यभट्ट है जिसने वह नींव तैयार की जिससे आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के बेहतरीन और आधुनिकतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। आज भारत उन चंद देशों में शामिल है जो चंद्रमा पर कोई उपग्रह भेजने में कामयाब रहे हैं। वैसे तो भारत के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का सफर 1960 के दशक में ही शुरू हो गया था। उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मौसम विज्ञान और वायुमंडल से जुड़े शोध कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए साउंडिंग रॉकेट की एक सीरीज के तहत रोहिणी रॉकेट कार्यक्रम शुरू किया था और इसी की कामयाबी के बाद अपने उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई थी। 1970 के दशक की शुरुआत में ही इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम बनाई जिसकी कमान सौंपी गई अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव को। डॉक्टर राव की देखरेख में बेंगलुरु में उपग्रह की असेंबलिंग का काम शुरू हुआ। हालांकि प्रोजेक्ट के बीच में ही विक्रम साराभाई का निधन हो गया और यह कार्यक्रम कुछ समय तक रुक गया, लेकिन डॉक्टर राव ने अपने हौसले से इसे फिर से शुरू करवाया। तमाम चुनौतियों के बावजूद आखिरकार लॉन्चिंग की तारीख तय हुई। अब तक इस उपग्रह का नाम तय नहीं हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका नाम मशहूर गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा। वही आर्यभट्ट जो 5वीं सदी के महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलते ही आर्यभट्ट ने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं
और जानकारियां भेजना शुरू की। हालांकि बिजली की खराबी के कारण आर्यभट्ट कक्षा में 5 दिन ही रह सका, लेकिन इस दौरान उसने कई अहम खगोलीय जानकारियां दी और सबसे अहम बात ये कि भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भविष्य के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत आधार दिया। बेशक आज हम जिस युग में पहुंच चुके हैं और जिस तरह धड़ल्ले से इंटरनेट से लेकर AI का इस्तेमाल होने लगा है, उसमें हमारे इन 50 सालों की मेहनत और आर्यभट्ट जैसे अपने पहले उपग्रह की कामयाबी तो है ही। DB लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।